जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, हम लोग पॉलिटिकल साइंस देख रहे हैं ग्रेड 12 का। अब तक हमने कई सारे क्लास कर लिए हैं और आज जो हम देखने वाले हैं वो हम देखेंगे राष्ट्रीय राजनीतिक दल के बारे में। ठीक है, कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, राजनीतिक दल किसे कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में आज हम समझने वाले हैं। उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये क्लास डू स्टडी पे चल रही है। ठीक है, अगर बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, किसी स्पेशल टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए, समझना है, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, एडमिशन से संबंधित काउंसलिंग चाहिए, किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए आपको एनआईएस को लेकर, आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे कमेंट कर सकते हैं या मैसेज करके हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। हम उसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, उसका सलूशन प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं और आज हम देखेंगे राजनीतिक दल के बारे में। सबसे पहले आपके जहन में ये सवाल आना चाहिए कि राजनीतिक दल होते क्या हैं। ठीक है, और राजनीतिक दल को भी समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि राजनीति क्या है। ठीक है, और राजनीति को समझने के लिए क्या करना होगा, राजनीति जो शब्द है उस शब्द का मतलब समझना होगा। तो अगर हम राजनीति का अर्थ समझना चाहते हैं तो क्या करना होगा, राजनीति दो शब्दों से मिलकर बना है, राज और नीति। राज का मतलब क्या होता है, शासन या सत्ता, यानी शासन या सत्ता प्राप्त करना या सत्ता पे बैठना, सरकार चलाना, यही तो होगा ना। ठीक है, राज का मतलब। और नीति का मतलब क्या होता है, चलाने का प्रक्रिया, तरीका या नियम या पद्धति, यानी राज चलाने की पद्धति। राज यानी सरकार चलाने की पद्धति, शक्ति प्राप्त करने की क्या पद्धति है, यही तो राजनीति में है। पूरी राजनीति पावर से ही तो संबंधित है कि हम कैसे सरकार बनाएं, हम कैसे सरकार में आए, हम कैसे सत्ता में आए, हम कैसे पावर में आए, यही तो राजनीति है। ठीक है, तो राजनीति का मतलब समझ गए, यानी राजनीति देश या राज को चलाने का क्या है, एक तरीका है कि देश कैसे चलेगा, राज कैसे चलेगा, यही तो राजनीति है। और आप सबका, आप स्टूडेंट हैं लेकिन हर व्यक्ति का एक राजनीतिक पर्सपेक्टिव होता है कि कैसे राज चलना चाहिए। उसी के आधार पर तो आप चुनाव में मतदान करते हैं, उसी चीजों के आधार पर। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या समझ लिए, राजनीति के बारे में समझ लिए। अब हम समझ लेते हैं दल का अर्थ। दल का मतलब क्या होता है, दल का मतलब होता है समूह, ग्रुप, टीम। मतलब कोई एक लक्ष्य है या कोई एक विचार है जिस पर मिलकर सभी लोग काम कर रहे हैं, या एक ही विचारधारा के लोग एक साथ मिलकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हैं, यही तो दल होगा ना। ठीक है, जैसे क्रिकेट टीम में क्या होता है, एक टीम अलग होती है, दूसरी टीम अलग होती है, तो जो दोनों टीम है क्या एक साथ मिलकर क्या करती हैं, जो अलग अलग टीम है जीत प्राप्त करने की हासिल करती है, विक्ट्री के प्राप्त करना चाहती है, ये तो चाहती है ना। इसी तरह से जो दल में कोई भी दल हो वो क्या चाहेगी कि भाई चुनाव में हमको क्या मिले, सत्ता मिले, चुनाव में मुझे क्या मिले, जीत मिले, हम सरकार में आए, यही तो दल चाहता है। या कोई ऑफिस है, ऑफिस में टीम है, एक टीम में 5 लोग हैं, उनको एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, उस प्रोजेक्ट पे वो काम करते हैं। वो क्यों करते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट हमें मिल जाए। एक विचारधारा के साथ काम करते हैं, एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं। जब एक लक्ष्य और एक ही विचारधारा के लोग एक समूह में आकर काम करते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, दल कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको दल के बारे में। चलिए अब इन दोनों को मिला दो तो राजनीतिक दल बन जाएगा। राजनीतिक दल का मतलब क्या होगा कि राज्य चलाने की शक्ति प्राप्त करना, यानी सरकार में आना। और वो सरकार में कैसे आएगा, एक दो व्यक्ति तो आ नहीं पाएगा, तो उस कई सारे देश के कई लोग मिलकर एक समूह बनाएंगे। ठीक है, जैसे राजनीतिक दल के, अगर आप भाजपा को वोट देते हो चाहे कांग्रेस को वोट देते हो तो एक तरह से दल के सदस्य ही तो हुए, क्योंकि आप उसके विचारधारा से प्रेरित हो, उसके विचारधारा से इन्फ्लुएंस हो।
ठीक है, तभी तो सरकार बनाएंगे। तो जब कुछ लोग या कुछ समूह के लोग क्या करते हैं, देश की राजनीति में आना चाहते हैं, उसकी सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, और वो अपनी विचारधारा से जनता को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, अपने समर्थन में लेते हैं और सरकार बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, उनके चुनाव में जब खड़े हो तो आपका मतदान लेने का प्रयास करेंगे, जिस जैसे भी हो, वो सारे मिलकर क्या बनाएंगे, राजनीतिक दल बनाएंगे। आसान भाषा में ऐसा संगठन या समूह जो चुनाव जीतकर सरकार बनाना चाहता हो या सत्ता में आना चाहता हो और लोगों के लिए काम करता हो या करने का दावा करता हो, वही राजनीतिक दल कहलाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरी तरफ हम चलते हैं, दूसरा हम समझ लेते हैं कि दलीय व्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम कितने हैं, पूरे दुनिया में कितने प्रकार के पार्टी सिस्टम चल रही हैं। तो जब हम देखेंगे, दुनिया को डिवाइड करेंगे अलग अलग पार्टी सिस्टम के हिसाब से, तो हमें 3 प्रकार के पार्टी सिस्टम दिखाई देंगे। पहला होगा एक दलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था से ही आपको समझ में आ रहा है कि एक दलीय व्यवस्था में एक दल की प्रमुखता होगी, यानी वहां पे सिर्फ एक ही दल होगा जो चुनाव भी लड़ेगा, जो सरकार भी बनाएगा, जो आप अगर मतदान करने जाएंगे तो एक ही दल को क्या करेंगे, चुनाव में मतदान करेंगे, कैंडिडेट उनके ही होंगे। तो कुल मिला के आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप एक ही दल को चुनकर भेज रहे हैं। और अगर इस तरह के देश का उदाहरण अगर हम देखें तो चाइना आ जाएगा। चाइना में शी जिनपिंग को देख लो, कब से वही हैं सत्ता में, वही सरकार चला रहे हैं, किसको चुनोगे आप। यूएसएसआर में पुतिन को देख लो, हालांकि चुनाव होगा, सब कहते हैं हम लोकतांत्रिक हैं, लेकिन ऑप्शन होना चाहिए ना भाई। लोकतंत्र के लिए क्या होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए। मान लो हमें आप पसंद नहीं हो, आपकी पार्टी पसंद नहीं है, तो हम किसको वोट देने जाएं, ले देंगे तो आप ही बच रहे हो, समझ रहे हो। तो ये हो गया एक दलीय व्यवस्था। जर्मनी में अगर आप देखो, इतिहास में जाके देखोगे तो जर्मनी में नाजिर पार्टी थी, जहां का नाजिर पार्टी का मुखिया था हिटलर जब तक था जर्मनी में, उसी का शासन था, उसके खिलाफ कौन बोलेगा। साउथ कोरिया को देख लो, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे वन पार्टी सिस्टम। किम जोंग को देख लो, उसके यहाँ तो भाई उसके खिलाफ कोई बोल दे, उसके सभा में कोई नींद में आ जाए तो उसको मरवा देता है वो, तो उसके विरुद्ध कौन बोलेगा। तो वहां बस एक पार्टी, एक ही दलीय प्रणाली है, ठीक है। द्विदलीय से आपको पता चल रहा है 2 पार्टी सिस्टम, जहां 2 दल की प्रधानता हो। यहाँ पे एक दल है, यहाँ पे 2 दल है। अब 2 दल में क्या है कि अगर उदाहरण देखोगे तो इंग्लैंड को देख लो, इंग्लैंड में 2 हैं, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। अमेरिका में देख लो 2 दल हैं, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन, ठीक है, यही 2 पार्टियां हैं। तो द्विदलीय व्यवस्था का मतलब है कि जिस देश में सिर्फ 2 दलों का ही वर्चस्व है, 2 ही दल की व्यवस्था है वहां पे, उसे द्विदलीय व्यवस्था कहते हैं। हालांकि अमेरिका में इस समय एलन मस्क हैं, ठीक है, एलन मस्क का डोनाल्ड ट्रंप के साथ थोड़ा खिटपिट चल रही है, और खिटपिट चलने के नाते अंदेशा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि अब जो अमेरिका में एक तीसरी पार्टी की भी घोषणा हो सकती है, जो बनाएंगे एलन मस्क। अब इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, एक अनुमान लगाया जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे 2 दल, एक दल और आ जाएगा तो बहुदलीय हो जाएंगे। अब चलते हैं बहुदलीय के बारे में समझ लेते हैं, बहुदलीय व्यवस्था के बारे में। जहां पे बहुत दल हैं वही तो बहुदलीय है, गली गली में दल बन रहे हैं, बहुदलीय व्यवस्था है। जहां पे 2 दल से ज्यादा दल होंगे वो बहुदलीय हो जाएगा, ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम हो जाएगा। कोई लिमिट नहीं है पार्टी का, कोई लिमिट नहीं है पार्टी का, जो जितने लोग आप चाहो तो आप पार्टी बना लो। हालांकि चुनाव आयोग का जो क्राइटेरिया होगा उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो उसका पैमाना होगा उसे फॉलो करना पड़ेगा। तो बहुदलीय व्यवस्था की बात करें तो इंडिया है, जापान है, फ्रांस है, जर्मनी है। अब देखो यहाँ पे मैंने जर्मनी लिखा, कंफ्यूज मत होना, यहाँ भी जर्मनी है, लेकिन ये मैं हिटलर के समय की बात कर रहा हूँ। इस समय अगर आप जर्मनी को देखोगे तो इस समय यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है, कई सारी पार्टियां हैं वहां पे। भारत में देख लो, मतलब कितनी पार्टियां गिन नहीं सकते आप, अगर क्षेत्रीय पार्टी और नेशनल पार्टी को मिला दे तो, ठीक है। तो कई सारी पार्टियां आपको देखने को मिलेगी, ये बहुदलीय व्यवस्था में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं।
अगला है भारत की दलीय प्रणाली की विशेषता। यहां से क्वेश्चन बन जाता है बच्चों, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, और अगर इसे हो सके तो नोट डाउन कर लो, हेडिंग नोट डाउन कर लो। जब आप हेडिंग याद रहेगा तो एग्जामिनेशन में आप आराम से लिख दोगे। तो फीचर्स ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया, इंडिया में पार्टी सिस्टम के क्या क्या फीचर्स हैं। तो फीचर्स का मतलब क्या है, आपको यही देखना है कि क्या है, गुण है, क्या दोष है, वही उसकी विशेषता हो जाएगा। भाई तुम्हारे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, अगर मैं पूछूं तुम्हारे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तुम्हारे क्या क्या विशेषताएं हैं, तो आप क्या बोलोगे। सिर्फ अच्छा थोड़ी ना होंगे, बुरा भी होंगे, अच्छा भी होंगे, दोनों को मिलाओगे तो वही आपकी विशेषता हो जाएगी। तो यहाँ पे यही हम देखेंगे। अगर हम देखें भारत के पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया, तो पहला आ जाएगा मल्टी पार्टी सिस्टम। भारत में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, 2 से अधिक पार्टियां भी, यहाँ पे असंख्य पार्टियां, यार मैं क्या बताऊं, कितना गिनाऊंगा आपको, ठीक है। 6 तो नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे बहुदलीय व्यवस्था है, इसमें 1 से अधिक पार्टियां हो सकती हैं, 6 नेशनल पार्टियां हैं, फिर क्षेत्रीय लेवल पे कई सारी पार्टियां, इन सब के बारे में अभी हम देखेंगे। यहाँ पे संगठित विरोधी दल का अभाव है, संगठित विरोधी दल नहीं बन सकते। संगठित विरोधी दल किसमें बन सकते हैं, 2 पार्टी सिस्टम में संगठित विरोधी दल बन सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक तो आपका सत्ता में है, दूसरा पूरी तरह से विरोधी दल है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे संगठित विरोधी दल होंगे नहीं। 6 तो नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, 6 में से सबके कुछ न कुछ सांसद वहां पे जाएंगे, जो सरकार में है वो भी उनको तोड़ मरोड़ सकती हैं। आप देखोगे कभी जो है, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कभी कांग्रेस में चली जाएंगी, कांग्रेस से हटके भाजपा में आ जाएंगी, भाजपा से हटके फिर कांग्रेस में चली जाएंगी। तो संगठित विरोधी दल कहाँ रह जाएंगे, अभाव रहेगा, ठीक है। दूसरा, 2 दल की प्रधानता है, यहाँ 2 दल की मुख्य रूप से प्रधानता अगर केंद्र में आप देखोगे तो एक तो बीजेपी हो जाएगा, दूसरा कांग्रेस हो जाएगा। इसके अलावा बाकी सब राज्य लेवल पे होंगी, क्षेत्रीय पार्टियां होंगी, लेकिन मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस है। इसके अलावा आपको देखने को नहीं मिलेगा, चाहे राज्य में देख लो, चाहे क्या नाम है सेंटर में देख लो। कुछ पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो अपने क्षेत्र में प्रभावित हैं, आपको और कहीं दिखाई नहीं देंगी वो ज्यादा एक्टिव, ठीक है। तो 2 दल की प्रधानता हो जाएंगी। नीतियों तथा कार्यक्रम की अस्पष्टता और निश्चितता, जितनी पार्टियां उतनी नीतियां हैं, ठीक है, और जितनी नीतियां होंगी उतनी अस्पष्टता होंगी। हर दल की अपनी नीति है और उस नीति में भी उनकी पूरी तरह से अस्पष्ट है और अनिश्चित है, कैसे करना है, क्या बनना है। भाजपा को ले लो तो इसका क्या है, थोड़ा हिंदू ओरिएंटेड चला जाता है, सब मानते हैं भाजपा हिंदू ओरिएंटेड काम करती है। अभी बिहार में जो SIR हुआ है उसमें कह रहे हैं कि 60 लाख लोगों का जो है बीजेपी के कहने पे काट दिया, वोटर लिस्ट से नाम निकाल दिया, और वो वोटर लिस्ट से जिसका नाम निकाला है वो मुस्लिम है। भाई ऐसे कैसे इसका सबूत भी तो होना चाहिए ना। मैं को देखो कोई बीजेपी न समर्थक हूं न बीजेपी विरोधी हूं, मैं एक बात कह रहा हूं, ठीक है। ये सोचना चाहिए सभी को, ठीक है। और अगर बीजेपी ऐसा कर रही है तो ये बिल्कुल गलत काम कर रही है, ठीक है। और बीजेपी क्यों करेगी भाई, ये तो चुनाव आयोग का काम है, चाहे चुनाव आयोग को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। अगर चुनाव आयोग किसी सरकार के इशारे पे काम कर रही है तो ये बिल्कुल गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये संवैधानिक स्वायत्त संस्था है ये, और किसी के इशारे पे काम करने का क्या मतलब है, आप अपने संवैधानिक पद के साथ गलत कर रहे हो। दूसरा, दल बदल की बात कर रहे हैं, दल बदल भारत में बहुत होता था, जब तक दल बदल कानून नहीं था बहुत होता था। हालांकि अब दल बदल का कानून बन गया, लेकिन यहाँ पे अब एक चीज और बता दूं, जैसे मान लो पार्टियां हैं, एक पार्टी मान लो बीजेपी है, ठीक है, बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी में मान लो इस समय कोई पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है जो इसमें है, ठीक है। लेकिन अगर वही पार्टी बीजेपी से कांग्रेस में चली जाए तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, उस पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। लेकिन कोई एक मेंबर है, मान लो उसी पार्टी का कोई एक मेंबर है, वो उस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। समझ गए, एक पूरी पार्टी उठकर एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, है तो वो भी दल बदल, लेकिन उसी पार्टी का कोई एक मेंबर वहां से हटकर बीजेपी में चला जाए, चाहे कांग्रेस में चला जाए, तो उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है, ये कानून है, ठीक है। और
और ऐसा क्यों हुआ था? राजस्थान में ऐसा इसलिए हुआ था कि एक ही आयाराम गयाराम नाम का कोई विधायक था, एक ही दिन में 13 पार्टियां बदल लिया, उसके लिए कानून लाना पड़ा। बताओ यार, ऐसे ऐसे लोग हैं। ठीक है, निर्दलीय सदस्यता, मान लो आपको किसी दल से कोई टिकट नहीं मिलता है, जब किसी दल से कोई टिकट नहीं मिलेगा तो संविधान ये अधिकार देता है ना कि आपको निर्दलीय लड़ सकते हो। आप निर्दलीय जाओ, अगर आपका क्षेत्र में अच्छा पहचान है, लोग आपको जानते हैं, लोग आपको मानते हैं, आपके कार्य से वो खुश हैं और आप जनता के प्रति जवाबदेह हो, तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ो, सांसद बनो, जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और होना भी चाहिए, ये अच्छी बात है। सांप्रदायिक और क्षेत्रीय दल, सांप्रदायिक के बारे में आप जानते ही हो, आज के समय में कई सारे दल भी देख लो ना, संप्रदाय के अकाली दल संप्रदाय के आधार पे बना है, जब मुस्लिम लीग बना था संप्रदाय के आधार पे बना था। ठीक है, ऐसे कई सारे दल आपको मिल जाएंगे जो संप्रदाय के आधार पे बनते हैं, जो धर्म के आधार पर बनते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय दल के बारे में पूरा चैप्टर ही है, उसमें हम पढ़ लेंगे। ठीक है, असामाजिक तत्व का बढ़ता प्रभाव, असामाजिक जितने तत्व हैं, हर पार्टी अपने अपने कुछ गुंडे पाल के रखती है, उसी को असामाजिक तत्व बोलते हैं। हर पार्टी के पास है, ऐसा नहीं है कोई पार्टी दूध का धुला हुआ नहीं है। ठीक है, तो हर पार्टी के में कुछ न कुछ असामाजिक तत्वों को पालते ही हैं। कांग्रेस बोलेगी बीजेपी के पास है, बीजेपी बोलेगी कांग्रेस के पास है, समाजवादी पार्टी बोलेगी बहुजन समाजवादी के पार्टी में गुंडे लोग हैं। ठीक है, अभी देखो अमित शाह ने एक कानून सदन में रखा था जिसमें ये प्रावधान किया गया था कि अगर किसी भी सीएम या मंत्री या पीएम तक को उसमें इन्वॉल्व किया गया था कि सीएम या पीएम जिन पर अपराध का मुकदमा चल रहा है और अगर एक महीने के लिए उनका जेल चले गए हैं तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अच्छा भी है, ऐसे कानून आने चाहिए, लेकिन उस कानून का सही तरीके से उपयोग होगा कि वो राजनीतिकरण में ही चला जाएगा, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। अब मान लो कोई सीएम है, कोई पीएम है, किसी का द्वेष हो गया, इसको फंसा दो भाई किसी कानून में, किसी दोष में, किसी अपराध में, और किसी अपराध में लगा दिए, चला गया वो जेल, 1 महीने के लिए भी गया उसकी सदस्यता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कानून आता है तो उसके इंप्लीमेंटेशन से पहले ये देखना पड़ेगा कि कहीं ये निजी स्वार्थ के लिए तो नहीं होने लगेगा, कहीं जो सरकारें हैं, जो सत्ता में हैं, ठीक है, या जो विरोधी दल हैं, कोई ऐसी साजिश रचकर उसको फंसाकर उसका पद तो नहीं ले लेंगे। इस सब चीज के बारे में भी पूरा प्रावधान होना चाहिए उसमें। ठीक है, इस पे सोच विचार कर काम करना चाहिए और सबको मिलकर, जितनी पार्टियां हैं, सब देश की भलाई के लिए काम करें, तो इसके लिए करना चाहिए। ठीक है, तो असामाजिक तत्वों से थोड़ा सा देश को सुरक्षित रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और राजनीतिक दल को भी इस पर काम करना चाहिए। दूसरा, भारतीय दलीय व्यवस्था के विकास की बात कर लें कि भाई भारत में दलीय व्यवस्था का बैग तो आ नहीं गया होगा, क्योंकि पहले तो हम क्या थे, गुलाम थे अंग्रेजों के। तो जब अंग्रेजों के गुलाम थे, फिर स्वतंत्र हुए होंगे, उस समय पार्टियां बनी होंगी। तो अगर हम इसके बारे में देखें तो आजादी से पहले की अगर हम बात करें तो आजादी से पहले 1885 में 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? A.O. ह्यूम नाम के अंग्रेज ने किया था। ठीक है, ये पहली ये 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, दूसरा, जो अन्य पार्टियां हैं जैसे मुस्लिम लीग है 1906 में आई, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब बाद में आई हैं। सबसे पहले आई है कांग्रेस। ठीक है, 1885 में। दूसरा, अगर हम स्वतंत्रता के बाद देखें, कब से देखें, मान लो 1947 में हमारा देश आजाद हो गया, उसके बाद हमारा संविधान बना, संविधान बनने के बाद चुनाव हुआ होगा। तो वो जो पहला चुनाव हुआ था, अगर उस समय से हम देखें तो जो पहला चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था, 1952 में पहला चुनाव हुआ था। तब से लेकर 1967 तक क्या रहा? कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। अब यहाँ पे एक चीज बता दूं, जब भारत आजाद हो गया तो महात्मा गांधी ने कहा कि कांग्रेस को खत्म कर दो, क्योंकि ये एक स्वतंत्रता दिलाने की पार्टी है।
इसे नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाती, अगर कांग्रेस को खत्म कर दिया जाता, तो आपको लगता है कि जो कांग्रेस को सहानुभूति आज भी मिल रही है, आजादी दिलाने का जो श्रेय मिल रहा है, वो मिल पाता उसको? नहीं मिल पाता। और ये अच्छे से उस समय के नेता समझ रहे थे। तो जब कांग्रेस जैसे आएगा तो ऐसे दिमाग में आने लगता है, अरे ये तो आजादी दिलाया होगा, आजादी दिलाने वाली पार्टी है। और कई बार इसका उपयोग भी करते हैं इनके नेता हैं, ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी इसको खत्म करने के पक्ष में थे कि इस पार्टी को यहाँ पे खत्म करो, नई पार्टी बनाओ और नई तरीके से चलो, ठीक है। और यही कारण है कांग्रेस इसी चीज का फायदा उठाकर इतने वर्षों तक क्या की है, शासन की है। अगर कांग्रेस खत्म हो जाता तो शायद ये इतने वर्षों तक शासन नहीं कर पाते, लोगों की सहानुभूति प्राप्त नहीं कर पाते, समझ रहे हैं। तो यहां पे आप देखो, कांग्रेस पूरा श्रेय किसको जाता है आजादी दिलाने का? कांग्रेस को। 1952 में इलेक्शन होता है, नेहरू जी पूर्ण बहुमत से आ जाते हैं। अब ठीक है, अब जवाहरलाल नेहरू क्या हो गए, नेतृत्व में कांग्रेस का एकदम एकाधिकार होता है, कांग्रेस जीतती जाती है, ठीक है। अब एक दलीय प्रभुत्व की व्यवस्था हो जाती है और नेहरू जी प्रधानमंत्री हो जाते हैं। 1952 से 1964 तक वो प्रधानमंत्री रहते हैं। 1964 में वो एक्सपायर हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है उनकी, देहांत हो जाता है। जब देहांत हो जाता है तो गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है और वो 1964 में बनते हैं। 13 दिन के बाद दल की सहमति से दल का नेता किसे चुन लिया जाता है? शास्त्री जी को, लाल बहादुर शास्त्री को दल का नेता चुना जाता है और फिर वो प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है। और वो रहते हैं 1966 तक रहते हैं और फिर उनका देहांत हो जाता है। फिर गुलजारी लाल नंदा 1966 में क्या बनते हैं? कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। और उसके बाद इंदिरा गांधी आती हैं जो 1966 से 77 तक प्रधानमंत्री रहती हैं। तो इसका एक ट्रिक बता देता हूं। नेहरू आते हैं, फिर गुलजारी आते हैं, फिर कौन आते हैं? लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा, ठीक है। और ये आपका कब तक का ये पूरा का पूरा सत्ता कौन चला रहा? कांग्रेस। यहां पे कांग्रेस बहुत ताकतवर है, चुनाव हारी नहीं रही है, ठीक है। अब देखते हैं कांग्रेस के प्रभुत्व का टूटना। एक सीमा होती है भाई किसी के प्रभुत्व का, क्योंकि नेहरू जी एक्सपायर हो गए, अलग अलग दल भी बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है 1967 से 1989 के बीच में क्या होता है, कांग्रेस का प्रभुत्व टूटने लगता है और गठबंधन की शुरुआत हो जाती है। कई सारी पार्टियां मिलकर गठबंधन कर लेती हैं नेहरू के विरुद्ध, जनता पार्टी जिसमें मेन रोल में होती है, ठीक है। तो 1967 के आम चुनाव में क्या होता है, राज्यों में, कई राज्यों में कांग्रेस की हार हो जाती है, अलग अलग पार्टियां जीत जाती हैं वहां पे और कांग्रेस की हार हो जाती है। अब यहां से इनका प्रभुत्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है। दूसरा, अब ये प्रभुत्व कम होने का एक और रीजन क्या आ जाता है, 1977 में इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा गांधी 1975 में क्या करती हैं, इमरजेंसी लगा देती हैं भारत पे। और 1975 के बाद जितने नेता होते हैं सबको जेल में भर दिया जाता है। एक निगेटिव पर्सपेक्टिव इंदिरा गांधी के विरुद्ध बनने लगता है, एक डिक्टेटरशिप की पर्सपेक्टिव बनने लगता है। उस समय न्यायालय के साथ भी उनका टक्कर होता है, कई सारी चीजें होती है, उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना समझो। इमरजेंसी से भी एक क्या होता है, एक गलत मैसेज जाता है समाज में और जनता के बीच में कि ये जो डिक्टेट करना चाह रहे हैं, और जो कांग्रेस को धीरे धीरे क्या करता है, जनमत में नीचे ले आता है, ठीक है। तो इमरजेंसी के बाद 1977 में क्या होता है, चुनाव होता है, आम चुनाव होता है, जिसमें क्या होता है, जनता पार्टी जीत जाती है और कांग्रेस की हार हो जाती है। लेकिन ये जो जनता पार्टी है, जैसा कि मैंने कहा, कोलिशन है, गठबंधन की सरकार है। गठबंधन में क्या होगा, कुछ पार्टियों ने अपना खींचा, सरकार धड़ाम दे गिर गई। और जैसे गिरती है कब, 1980 में। और 1980 में जब सरकार गिर जाती है, सरकार के पास बहुमत नहीं रहता है लोकसभा में, तो री इलेक्शन होता है, दोबारा से इलेक्शन होता है। और 1980 में फिर से कांग्रेस केंद्र में आ जाती है, फिर से इंदिरा गांधी केंद्र में आ जाती है। क्योंकि
क्योंकि इंदिरा गांधी बड़े जोर शोर से गरीबी हटाओ का नारा देती हैं। हालांकि गरीबी आज तक हट नहीं पाया है, ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा देती हैं जनता। और दूसरा एस्पेक्ट आपका स्वतंत्रता दिलाने का है ही उनके साथ, कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता दिलाया है। एक सहानुभूति, दूसरा गरीबी हटाओ और तीसरा समाजवाद को बहुत बढ़ावा देती हैं। इंदिरा गांधी जो है, उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो सोच है, वो थोड़ा समाजवादी पर्सपेक्टिव का था, ठीक है। तो इसलिए वहां पे क्या होता है, 1980 में फिर से कांग्रेस सत्ता में आ जाती है और 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या होती है और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद फिर से कांग्रेस अपने चरम पे पहुंच जाता है, सिंपैथी मिल जाती है और 1984 राजीव गांधी सत्ता में फिर से आ जाते हैं। तो फिर से यहाँ पे सहानुभूति मिल रही, अब डबल सहानुभूति हो गया, एक तो आजादी दिलाने का, दूसरा इंदिरा गांधी की हत्या का, ठीक है। तो ये समझ में क्या है, यहाँ पे धीरे धीरे कांग्रेस यहाँ पे टूटना शुरू हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे आता है गठबंधन का दौर। 1989 से 2014 तक गठबंधन में चलती है सरकार, जिसकी भी हो। 1989 में आम चुनाव होता है, कांग्रेस कमजोर हो गई होती है, ठीक है, कांग्रेस कमजोर हो गई है, जनता दल गठबंधन करती है और सरकार बना लेती है 1989 में। फिर से 19, अब देखो ये गठबंधन की सरकार ज्यादा चल नहीं पा रही है। ऐसा नहीं कि कोई भी, जैसे जनता दल बना रही है सरकार, ये पूर्ण नहीं कर पा रही है अपना कार्यकाल। पूर्ण करने से पहले 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में ही गिर जा रही है, ठीक है। तो फिर से क्या हो रहा है, 1990 से 1999 तक गठबंधन की सरकार रही और ज्यादा लंबे समय तक ये चल नहीं पा रही थी, क्योंकि कोई ना कोई पार्टी सपोर्ट खींच लेता था, सरकार धड़ाम से गिर जाती थी। तो जनता पार्टी जो है अपना कोई भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती थी। 1999 में एनडीए का गठबंधन हुआ, ठीक है, और 1999 में जब एनडीए का गठबंधन होता है, अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए का गठबंधन, पहला गठबंधन जो है अलग पार्टी का पूर्ण करते हैं, पूर्ण कार्यकाल करते हैं 5 साल का। 5 साल तक ये पूरा सरकार चलाते हैं। इसके बाद में फिर से 2004 में यूपीए की गठबंधन की सरकार आ जाती है, जो 2014 तक चलती है और 2014 में फिर से बीजेपी जो एनडीए की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में आती है और आज तक चली रही है। वर्तमान समय में भी वही सरकार चल रही है। आज के समय में अगर आप देखो तो कांग्रेस का वो हालत हो गया है जो एक जमाने में जनता पार्टी का था, ठीक है, जो बीजेपी का था, आज के जमाने में कांग्रेस की वो हालत हो रखी है, ठीक है। तो आपको ये पूरा समझ में आया, ठीक है। वर्तमान में अभी तो वही बीजेपी चल रही है, ठीक है। तो ये पूरा आपको आई होप कि समझ में आया होगा। अगला देख लेते हैं, भारत में कितने प्रकार के दल हैं। भारत में 2 प्रकार के दल बांट सकते हो, 2 प्रकार के दल हैं, एक राष्ट्रीय दल है, एक क्षेत्रीय दल है। तो राष्ट्रीय दल की अगर हम बात करें तो भाजपा, कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को भी राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया है कौन, चुनाव आयोग। वो देखेंगे कैसे देता है। क्षेत्रीय दल, समाजवादी पार्टी, जनता दल, यूनाइटेड, शिवसेना, ये सब क्या है, क्षेत्रीय दल है, ठीक है। अब क्षेत्रीय दल का मतलब देखो, जो भी दल, ठीक है, जब आम चुनाव होता है और आम चुनाव में पड़े हुए मत, जो मत पड़ता है, जो वैलिड मत है, उसका 6% से ज्यादा अगर पा जाता है, 4 राज्यों में 6% से ज्यादा मत पा लेता है मतदान में, तो उसको चुनाव आयोग क्या कहता है कि ये राष्ट्रीय दल है। और जो इनसे कम पाता है उसको क्षेत्रीय दल का दर्जा दिया जाता है। सिंपल सा यही फंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय दल के बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में अगर हम पढ़ें तो इसका गठन कहाँ हुआ था, 1885 में बताया, एओ ह्यूम ने किया था। कहाँ हुआ था, मुंबई में। नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन में पूछ, यहाँ से देखो, यहाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से बहुविकल्पी क्वेश्चन आ सकते हैं या एमसीक्यूज में आ सकते हैं या 1 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना। इसका गठन कब होता है, 1885 में होता है। कहाँ होता है, मुंबई में होता है। पहले इसको बंबई बोला जाता था, अब मुंबई तो बंबई भी दे सकता है, आपके ऑप्शन में बंबई भी दे सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, या बंबई होगा या मुंबई होगा, ठीक है। अच्छा, इसके पहले जो अध्यक्ष हुए, जो इसकी अध्यक्षता की है, WC बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे इनके, किसके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के।
1964 तक नेहरू का वर्चस्व रहा है कांग्रेस पे, ठीक है। 1952 से जब से आम चुनाव शुरू हुआ तब से लेकर 1964 तक वर्चस्व किसका था? नेहरू का, जब तक वो जिंदा रहे। और एक तरह से एक बात बताऊं भाई, नेहरू को भारत का शिल्पकार कहा जा सकता है। नेहरू ऐसा नहीं है कि बहुत बेकार आदमी थे। नेहरू के बारे में जो भी पर्सपेक्टिव बनाए जाते हैं ना, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोगों के लिए होते हैं, लेकिन वो थे बहुत विद्वान आदमी। आज के समय में आप देखो, क्या लगता है आपको, अगर बीजेपी को उस समय, जैसे आज के बीजेपी के जो नेता लोग हैं वो कहते हैं कि ये हो जाता वो हो जाता, क्या उनको वो देश उस समय मिला होता तो इस तरह से कह पाते? पूरा खंडित भारत मिला था उनको, कुछ नहीं था भारत के पास। अब तो एक बात बताओ, तुम गरीब हो और तुम खूब मेहनत करते हो और पैसा कमाते हो, फिर आपके आगे के जो वंशज हैं वो आते हैं, तो क्या वो ये कह सकते हैं कि जो हमारे दादाजी किए थे वो तो गलत किए थे, वो तो बेकार थे? ऐसा नहीं है। नेहरू बहुत काम किए थे, ठीक है। कई सारे IIT, ये जितना बिजली उजली देख रहे हो, ये सारा उनका दिया हुआ है। उनका विजन बहुत क्लियर था, फिलोसफर थे वो, ठीक है। तो वो बहुत काम किए हैं। अच्छा, 5 चुनाव हुए थे, 1952, 57, 62, 67, 71, इस सब में क्या हुआ? 5 चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी। अच्छा, 1977 के चुनाव में क्या हो गया? कांग्रेस धीरे धीरे, यहाँ पे मैंने पीछे सब बताया है, 1977 के चुनाव में इमरजेंसी लगी थी, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी का वर्चस्व थोड़ा कम हुआ और वहां पे जनता पार्टी जीत गई। 1980 में अगर हम देखें तो फिर से इंदिरा गांधी सत्ता में आई, पीछे बता चुका हूं मैं, ठीक है। 1984 में इंदिरा गांधी की फिर से हत्या हो गई, और जैसे हत्या होती है राजीव गांधी को उनका क्या होता है? सिंपैथी मिलता है, और फिर से कांग्रेस ताकत के साथ क्या होती है? सेंटर में आ जाती है, पूर्ण बहुमत में आती है। मतलब खतरनाक बहुमत होता है राजीव गांधी के पास, क्योंकि सिंपैथी है, ठीक है। फिर से कांग्रेस जीतती है। 1989 में फिर से ये हारती है, 1991 में फिर से जीत रही है। अब यहाँ पे क्या है, 1999 में फिर ये हारती है। 1999 में जब हारती है तो NDA सरकार बनाती है, और जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, अगर नेहरू के बाद, इंदिरा गांधी के बाद अगर कोई अच्छा प्रधानमंत्री हुआ है देश का, जिसका विजन बहुत क्लियर था, देश को एकदम मजबूत बनाने का था, तो वो अटल जी थे। वो देश के लिए एकदम, अब अटल जी को देख लो, पोखरण 2 हुआ था, वो अटल जी ने किया था। आज हम परमाणु संपन्न देश हैं, परमाणु शक्ति हमारे पास है, ये अटल बिहारी वाजपेयी क्या देना है? पार्टी कोई भी हो। और पहला पोखरण कौन किया था? इंदिरा गांधी ने किया था। तो आप इंदिरा गांधी के जो उन्होंने जो प्रयास किया था, क्या आप उसको, हालांकि वो असफल रहा हमारा, लेकिन दूसरा जो है उसी के हिसाब से तो हुआ होगा, वही तो ट्रेड फुटप्रिंट रहा होगा, समझ रहे हो? तो हर प्रधानमंत्री देश के लिए ही काम करता है, और 3 प्रधानमंत्री तो मेरे फेवरेट हैं ये, भाई की दुनिया कुछ भी कहे, ठीक है। बाकी भारतीय जनता पार्टी को देख लेते हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? 1980 में हुआ। जितनी पार्टियां थीं कांग्रेस के खिलाफ, जितनी पार्टियां थीं, सब क्या हुई? मिलकर एक पार्टी बनाई, जिसको भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। एक तरह से आप ये समझ लो, जनता पार्टी ही क्या बन गई? भारतीय जनता पार्टी। और बाकी जो छुट-पुट, जो छोटे मोटे जो पार्टियां थी, वो इनमें समाहित हो गई, ठीक है। 1980 से धीरे धीरे क्या हुआ? ये लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने लगी। अब देखो, 1984 में जब ये चुनाव लड़ती है, और तो उसको कितना सीट मिलता है? 2 सीट मिलता है, ठीक है। और जब 1989 में ये चुनाव लड़ रही हैं, तो देखो 88 कितना तेजी से अपना सीट बढ़ा रहा है लोकसभा में। और फिर 1991 में 122 पे पहुंच जा रही है, 1996 में 161 पे, और 1998 में 180 पे, और 1999 में 182 सीट के साथ ले आती है और सरकार बनाती है, कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है, कई सारी पार्टियों का समर्थन लेके। और 2004 में इसे बहुमत नहीं मिलता है, अटल बिहारी वाजपेयी हार जाते हैं, वहां मनमोहन सिंह प्रधान, यूपीए जो है वो गठबंधन जीत जाता है, और अटल जी हार जाते हैं। ये बड़ा दुखद रहा, मतलब अटल जी को आना चाहिए था, एक टर्म और मिलता ना अटल जी को, देश सही कर देते, वो और अच्छा कर देते। 2014 में से लेके अभी तक किसका है? 2014 में मोदी जी आए,
और अभी तक मोदी जी भाजपा को एक अच्छे नेतृत्व के साथ आगे ले जा रहे हैं, ठीक है, और पूर्ण बहुमत में है, ठीक है। अब हम साम्यवादी दल का देख लेते हैं। साम्यवादी दल अगर आप देखोगे तो कांग्रेस का उस समय में मेन विपक्षी पार्टी अगर देख लो, अपोजिशन की पार्टी देख लो, तो वो यही थे, साम्यवादी दल थे। उस समय कांग्रेस को टक्कर देने वाले थे ये, ठीक है। तो 1925 में क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। नेहरू युग में यही जो दल था ना, क्या था, विपक्ष की भूमिका निभाता था। और प्रथम लोकसभा में इसके कितने, देखो 26 सदस्य हैं। प्रथम लोकसभा जब चुनाव हुआ था 1952 में, तो कम्युनिस्ट पार्टी को 26 सदस्य जो है लोकसभा में गए थे, ठीक है। 1957 में केरल में पहली बार सरकार इनकी बनी थी, किसी अदर पार्टी की बनी थी 1957 में, कांग्रेस को हरा के। और 1964 में इस पार्टी में देखो विभाजन हो गया और सीपीआई और सीपीआईएम बन गए, दो पार्टी। जैसे विभाजन होगा, दो भाई हैं, दोनों विभाजित हुए, शक्ति कमजोर हो जाती है, फिर उसका फायदा दुनिया उठाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों विचारधारा के आधार पर क्या हो गए, अलग हो गए। अब यहाँ पे अलग होने का एक और रीजन था, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, ठीक है, तो उसको लेकर यहाँ पे कुछ विवाद हुआ था, ठीक है। प्रभाव क्षेत्र अगर हम देख लें इनका, जो साम्यवादी का प्रभाव क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो ये लगभग हर राज्य में थोड़े थोड़े प्रभावशील हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित हैं और हर राज्य में लेबर हैं। तो लेबर जहां जहां रहेंगे वहां पे इनका थोड़ा सा रहता है वर्चस्व। तो ये आंध्र प्रदेश, असम, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार, इवन पंजाब, उत्तर प्रदेश, हर जगह इनका थोड़ा थोड़ा था, लेकिन अब गायब हो चुके हैं। अब इनका उतना वर्चस्व नहीं रहा। बहुत छिटपुट का आपको कभी सुनने में आता होगा कि साम्यवादी दल कोई है, अब बहुत कम है, लेकिन क्राइटेरिया पूरा करता है। इसकी वजह से राष्ट्रीय पार्टी है। मैंने बोला ना, 4 राज्यों में 6% वोट ले आता है ये मतदान में, इसलिए राष्ट्रीय पार्टी बना हुआ है, ठीक है। भले लोकसभा में एक भी सदस्य ना हो, लेकिन अगर ये क्राइटेरिया पूरा होगा तो आपको राष्ट्रीय पार्टी उसको मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ प्रश्न है, प्रश्न को देख लेते हैं। ये प्रश्न आप हल कर लेना, सारा जितना मैंने पढ़ाया उसी से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल किसे कहते हैं, समझा दिया हूं मैं। राजनीतिक दल की आवश्यक विशेषता लिखिए, इसके बारे में भी बता दिया हूं। भारत के किन्हीं 2 प्रमुख राजनीतिक दलों की चर्चा कीजिए, कांग्रेस और भाजपा के बारे में पूरा डिटेल में समझाया हूं। एक कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में भी समझा दिया हूं। आपके सिलेबस में एक बहुजन समाजवादी पार्टी का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो क्वेश्चन, उस पर कुछ क्वेश्चन आएगा। अगर क्वेश्चन 2 पार्टी का आएगा, 2 में से कांग्रेस और बीजेपी, और एक एक्स्ट्रा मैंने साम्यवाद के बारे में बता दिया है, कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बता दिया है। भारतीय दल प्रणाली की विशेषता लिखिए, दलीय प्रणाली की विशेषता भी ऊपर मैंने बता दिया है, और राजनीतिक दलों का महत्व समझाइए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा एनालिटिकल है, थोड़ा सा सोचिए कि क्या क्यों जरूरी है भाई, राजनीतिक दलों का महत्व क्यों है, इसके बारे में आप सोचिए, इसको लिखिए। जब एग्जाम आएगा उस समय मैं मेन क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा आपसे, ठीक है। मैं बता दूंगा कि कहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। अभी आप इसको समझ के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, सिर्फ पास होने के लिए मत पढ़िए, थोड़ी समझदारी लाने के लिए भी पढ़िए, सोचने समझने की क्षमता विकसित करने के लिए भी पढ़िए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। क्षेत्रीय दल के बारे में हम उस क्लास में देखेंगे, उस क्लास में, अभी तो हम राष्ट्रीय दल के बारे में देख लिए, उस क्लास में हम क्षेत्रीय दल के बारे में समझेंगे, और कितने प्रकार के क्षेत्रीय दल हैं, क्या क्या उनकी शक्तियां, इस सब के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।